नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 लेकर आए हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? इसमें हमारे ऑप्शन है ताशकंद संधि, वर्साय संधि, तिलसिट संधि, बर्लिन की संधि। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्साय की संधि से। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो था वो वर्साय की संधि के साथ समाप्त हुआ। और दोस्तों, अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो इसमें दोस्तों पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था। दो खेमों में बट गया था दोस्तों पूरा विश्व। कौन कौन से? तो मित्र राष्ट्र दोस्तों और धुरी राष्ट्र दोस्तों, इन दो खेमों में पूरा विश्व बट गया था। दोस्तों, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। और दोस्तों, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ऑस्ट्रिया दोस्तों धुरी राष्ट्र में शामिल था। और हंगरी, तुर्की, इटली आदि देश दोस्तों जो थे वो धुरी राष्ट्र देशों की साइड शामिल थे दोस्तों। और मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन से देश थे? तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों इंग्लैंड, जापान, यूएसए के बाद में दोस्तों फ्रांस और रूस। दोस्तों, ये देश मित्र राष्ट्रों की तरफ से इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा था दोस्तों कि बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे? दोस्तों, बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे? ऑप्शन हमारे हैं मंगोल, फारसी, तुर्की, अरबी। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसे दोस्तों बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा। दोस्तों, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबरनामा है, बाबरनामा। और इसे बाबर ने किस भाषा में लिखा है? तो तुर्की भाषा में लिखा है। और दोस्तों, इसका फारसी अनुवाद, बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना, दोस्तों अब्दुल रहीम खान ए खाना ने फारसी भाषा में किया है। और किस नाम से किया है? तो तुजुक ए बाबरी नाम से फारसी अनुवाद बाबरनामा का अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया है दोस्तों। और दोस्तों, ये बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। और दोस्तों, मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? तो फारसी है। जबकि बाबरनामा दोस्तों ये तुर्की भाषा में है और तुजुक ए बाबरी ये फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? इसमें हमारे ऑप्शन है दोस्तों कार्नवालिस, यहां पर दोस्तों वेलेजली होगा, वेलेजली, कार्नवालिस, वेलेजली, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स का जो टाइम पीरियड रहा था तो ये 1772 से 85 तक रहा। और दोस्तों, इसके शासनकाल के जो काम थे क्या थे? इसने दोस्तों राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता ले गया। दोस्तों, ये वारेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को हटाकर मुर्शिदाबाद से कोलकाता ले गया। और दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के समय में सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। कौन सा दोस्तों? तो द बंगाल गजट। इसे दोस्तों प्रकाशित किया गया, किसने प्रकाशित किया? तो जेम्स आगस्ट हिक्की ने दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया। और किसके समय में? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के समय की एक महत्वपूर्ण ये भी घटना थी कि इसी के समय में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना दोस्तों कोलकाता में 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसके शासनकाल में हुई? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हमारे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी?
तो वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कॉर्नवालिस की, तो दोस्तों कॉर्नवालिस आप लोग जानते हैं 1793 ईस्वी। दोस्तों 1793 ईस्वी में इसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। दोस्तों कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की? तो 1793 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को भारत में कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग डलहौजी की बात करें, तो डलहौजी आप लोग जानते हैं दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। दोस्तों व्यपगत का सिद्धांत के लिए याद किया जाता है ये लॉर्ड डलहौजी, और इसे दोस्तों भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, और इसने दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत चलाया। उसके बाद दोस्तों अगर वेले जली की बात करें, तो वेले जली को दोस्तों सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की? तो सहायक संधि की पद्धति सर्वप्रथम वेले जली ने शुरू की। और दोस्तों ये वेले जली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। बंगाल का शेर दोस्तों वेले जली स्वयं को कहा करता था। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? दोस्तों शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। दोस्तों शिवाजी ने मुगलों का व्यापारिक केंद्र सूरत था, इसको 2 बार लूटा। और कब लूटा? तो 1664 ईस्वी में पहली बार, 1664 ईस्वी में पहली बार, और 1670 ईस्वी में इसे दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। दोस्तों अगर शिवाजी की बात करें, तो इनका दोस्तों जो मंत्रिमंडल था उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। अष्टप्रधान दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था। और दोस्तों मराठों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मराठी। मराठों की राजकीय भाषा या शिवाजी की राजकीय भाषा क्या थी? तो मराठी थी दोस्तों। और शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? तो 2 बार लूटा। और कब कब लूटा? तो 1664 ईस्वी में पहली बार और 1670 ईस्वी में दूसरी बार दोस्तों। और किसके टाइम में दोस्तों? तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो औरंगजेब। दोस्तों उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो औरंगजेब। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? हमारे ऑप्शन है 19, 22, 18, 16। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 22। दोस्तों भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों 8वीं अनुसूची में अगर मूल रूप से अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर तब क्या हो जाएगा? 14। मूल रूप से दोस्तों 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन जो दोस्तों हमारा 1967 में हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1967 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो दोस्तों हमारी भाषाएं हो गई कुल 15। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ, और ये दोस्तों कब हुआ? तो 1992। दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और इसमें दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो ये दोस्तों ट्रिक है इसकी, नमक से दोस्तों नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो दोस्तों ये 15 और 3 18 भाषाएं हो गई हमारी। उसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, और इसमें दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो इसकी ट्रिक है दोस्तों बोड मास। इसकी दोस्तों ये ट्रिक है। इससे दोस्तों ये हो जाएगा बीओ से बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोड मास से दोस्तों ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, और जिससे दोस्तों वर्तमान में हमारी 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 22। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? दोस्तों किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 166 और अनुच्छेद 167। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 167। दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद के 167 में। उसके बाद दोस्तों अगर 164 की बात करें, तो 164 में दोस्तों राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। दोस्तों राज्यपाल
राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा, यह अनुच्छेद 164 में कहा गया है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 163 में क्या क्या कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 163 में कहा गया है राज्यपाल के कार्यों को सहायता के लिए, दोस्तों राज्यपाल के कार्यों के सहायता के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, यह कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 163 में। और दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। दोस्तों गुजरात की जो तटरेखा है उसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर तटरेखा की लंबाई में आंध्र प्रदेश आता है और आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई लगभग 972 किलोमीटर है। तो दोस्तों सर्वाधिक लंबाई 1600 किलोमीटर गुजरात राज्य की है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, केरल में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और दोस्तों अगर बात करें लेटेराइट मृदा की, तो इसमें दोस्तों आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। लेटेराइट मृदा में आयरन और सिलिका की अधिकता होती है दोस्तों। और इसमें दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त खेती किसकी होती है लेटेराइट मृदा में? तो इलायची, काजू, इन सभी चीज़ों की खेती दोस्तों सबसे अच्छी होती है ये लेटेराइट मृदा इन सभी चीज़ों की खेती के लिए। और दोस्तों आप लोग जानते हैं केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो दोस्तों मसालों की खेती के लिए लेटेराइट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29, बादल फटने से क्या अभिप्राय है? दोस्तों बादल फटने से क्या अभिप्राय है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है कृत्रिम बारिश का निर्माण, आसमान में बिखरे हुए बादलों की मौजूदगी, मेघाच्छन्न मौसम में फसल के बीज बिखराना, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश होना। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से बारिश का होना। दोस्तों ये बादल फाटने से अभिप्राय है। दोस्तों आप लोग जानते हैं जब बादल में भारी मात्रा में आर्द्रता, दोस्तों जब बादल भारी मात्रा में आर्द्रता लेकर आसमान में चलते हैं, जब बादल भारी मात्रा में आर्द्रता लेकर आसमान में चलते हैं तो उनकी राह में यदि दोस्तों कोई अवरोध हो जाता है तो उसमें संघनन की तीव्रता बढ़ जाती है। दोस्तों जब कोई अवरोध हो जाता है तो उनके संघनन की तीव्रता बढ़ जाती है और दोस्तों फिर कुछ ही सेकेंडों या मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इसी को दोस्तों बादल फटने का कारण कहा जाता है, भयंकर तूफान का असाधारण रूप से बारिश होना। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, दोस्तों छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है। दोस्तों गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन है एनिलीन, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, क्लोरो बेंजीन, टालुइन। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? दोस्तों गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? हमारे ऑप्शन है कैलोट्रोटाइम, फाइलकेटम, अल्टरनेटा, सार्कोस्पोरा, पर्सोनेटा, फाइलोफ्थेरा इन्फेस्टेंस। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैलोट्रोटाइटम फाइलेकेटम। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और दोस्तों इस रोग में
पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इस रोग में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और दोस्तों जो गन्ने के अंदर ऊतक होते हैं वो लाल रंग के हो जाते हैं। गन्ने के ऊतक जो होते हैं वो लाल रंग के हो जाते हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, दोस्तों जब प्रकाश ऑप्शन हमारे हैं पानी से होकर कांच में जाता है, कांच से होकर पानी में जाता है, कांच से होकर वायु में जाता है, पानी से होकर वायु में जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पानी से होकर कांच में जाता है जब प्रकाश, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पारिस्थितिकी तंत्र, दोस्तों याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन हमारे हैं थनेमैन, वर्ना इसके, एजी टैंसले, एस ए फोर्ब्स। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजी टांसले। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो एजी टांसले ने। दोस्तों एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत की थी। दोस्तों और अगर बात करें हम लोग पारिस्थितिकी की, तो पारिस्थितिकी दोस्तों शब्दावली सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो अर्नेस्ट हेकल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तंत्र अगर लग गया तो एजी टांसले राइट आंसर हो जाएगा और केवल अगर पारिस्थितिकी की बात करें तो अर्नेस्ट हेकल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, वैट किस पर लगाया जाता है? दोस्तों वैट किस पर लगाया जाता है? हमारे ऑप्शन है सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के अंतिम चरण में, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में, उत्पादन के प्रथम चरण में। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर वैट लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किसी एक, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। ऑप्शन हमारे हैं सभी प्रकार की आय का योग, सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रकार की बचत का योग। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन हमारे हैं झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बीज वितरण में प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, झारखंड। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हमारे ऑप्शन है नई दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो, लिस्बन। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लिस्बन। और दोस्तों ये लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि डीटीपी का क्या अर्थ है? दोस्तों डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हमारे ऑप्शन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डाटा टाइप प्रोग्रामिंग, डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग, डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का अर्थ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग दोस्तों। उसके बाद आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ये दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि हमारे ऑप्शन है यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, यह बहुत महंगा होता है, यह परिवर्तनशील होता है, इसमें कम क्षमता होती है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह परिवर्तनशील होता है। और दोस्तों अगर रैम की बात करें तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है और दोस्तों यह परिवर्तनशील होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।